हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई फैंटास्टिक चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा या फिर हिंदी ग्रामर के 25 प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 51। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा यानी मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी तालु। जब हम सा वर्ण का उच्चारण करते हैं यानी जब हम सा को कहते हैं तो जो सा का उच्चारण है वो तालु से होता है। तालु क्या होता है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो जो ग्रामर की मोस्टली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसे जाके देख लें। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, तालु यानी जीभ के नीचे का भाग होता है। जब हम किसी भी शब्द को कहते हैं तो जो शब्द होते हैं उनका जो उच्चारण निकलता है कहाँ से, जीभ के नीचे से, तब उस शब्द को हम तालु कहते हैं। ठीक है, मतलब उस शब्द का उच्चारण तालु से होता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 52। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तद्भव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पगड़ी देशज भाषा का शब्द है। अब ये क्या होता है, देशज और विदेशज दो होते हैं। कौन कौन से, देशज और विदेशज। तो देशज ऐसे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं, देशज की बात हो रही है जिनका प्रयोग एक क्षेत्र विशेष में ही हो रहा हो, ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। जैसे हम पगड़ी का उदाहरण लें तो पगड़ी ये सिर्फ भारत के कुछ ही हिस्से में चलती है, ना कि ये विदेशों में चलती है। तो ऐसे शब्द जिनका चलन कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। वहीं विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों में चलते हों उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, या फिर जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई हो तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 53। आप बीती में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तत्पुरुष समास। कैसे इसे देखेंगे, अब इसे देखना, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से लगाएं फिर भी ये लग सकता है। द्विगु समास क्या होता है, तो ऐसे समास या ऐसे शब्द जिनमें क्या दिया हुआ, कोई अंक दिया हुआ हो। जैसे कि तिराहा, तिराहा में क्या दिया हुआ है, 3 आ रहा है ना। तिराहा मतलब ऐसा, ऐसी रास्ता या ऐसी सड़क जिसमें 3 रास्ते हों, राह हों जहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तिराहा। तो ये तो कट गया, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। आप बीती में क्या कोई ऐसा शब्द है जो किसी नंबर को दर्शा रहा हो, ऐसा नहीं है, तो ये तो कट गया है ना। कर्मधारा ये भी कट जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास में जो शब्द हैं वो अपोजिट दिए होते हैं। जैसे दिन रात है ना, क्या, जैसे कि दिन रात, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे क्या कोई ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। जब 4 ही ऑप्शन है तो जो लास्ट वाला ऑप्शन बच जाएगा तो वही सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित या निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। इसके कहने का मतलब है इनमें 4 ऑप्शन है, कोई एक शब्द है जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है, वो शब्द आपको बताना है। क्या है, ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी ओढ़ना, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी पराजय।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओढ़ना में क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग ऐसे सर्ग होते हैं, यानी ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं। वहीं प्रत्यय क्या होती है, तो प्रत्यय ऐसी शब्द होती है या ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 55 क्या है। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है। तो ये वेरी इजी है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी अनिश्चित काल। फिर प्रश्न 56, अपादान कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी से अलग होना, ऑप्शन सी लिए, ऑप्शन डी मैं या पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी से अलग होना। इसका मतलब क्या है, देखिए से एक होता है ना, से अलग होना, जैसे कि पत्ता पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पे जो पत्ता है ना वो पेड़ से अलग हो रहा है, यानी से का प्रयोग है वो अलग होने के अर्थ में हो रहा है। यहाँ पे से का मतलब अलग होने से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, कैंची किस भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तुर्की। जो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि विभिन्न विभिन्न भाषाओं में दिए गए हैं या लिखे गए हैं, तो उन्हें आप एक साथ में लिखें और फिर याद करें। ठीक है। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, बस इन्हें आपको रटना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। ओके। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, ऑप्शन बी बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी सुमेल चीज़ों को बटोरना, ऑप्शन डी आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। फिर प्रश्न संख्या 59, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आ, है ना। अनुज ये क्या है, ये आपका पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो अनुजा, है ना। किसका होगा, अनुजा। जब आप अनुज को अनुजा करेंगे तो ये लगेगा कि ये तो पुल्लिंग ही है, लेकिन नहीं, अनुज का जो स्त्रीलिंग होगा वो अनुजा ही होगा। 100% ये सही है। ठीक है। इस पर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय आपको लगता है कि ये पुल्लिंग होगा, लेकिन जी नहीं, वे स्त्रीलिंग हैं। उनमें से एक शब्द अनुज भी है। अनुज ये क्या है, ये पुल्लिंग है। जब इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो अनुजा होगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 60, इंद्रियों को बस में रखने वाला एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए इंद्रजीत, ऑप्शन बी इंद्रियजीत, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी इंद्रदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंद्रियजीत। ठीक है। इंद्रियजीत यानी जिन्होंने हमारी इंद्रिय को जीत लिया हो। प्रश्न 61, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। यानी गायक का जो सही संधि विच्छेद है तो उसे हमें छांटना है। ऑप्शन ए गा प्लस आयत, ऑप्शन बी गय प्लस यक, ऑप्शन सी गा प्लस यक, ऑप्शन डी गय प्लस अक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गय प्लस अक। ओके। प्रश्न 62, पाठशाला शब्द है।
ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी यौगिक शब्द है पाठशाला। ओके। फिर प्रश्न 63, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कहाँ, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि यह। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड भी लग सकता है, कैसे, चलिए लगा के बताते हैं। देखिए कहाँ निश्चयवाचक यानी यहाँ पे जो बात होगी ना वो डेफिनेटली की होगी यानी निश्चित की होगी बात। तो कहाँ, ये तो निश्चित है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कभी निश्चित होगा ही नहीं। कहाँ तो पता नहीं कहाँ भाई, किसी की बात तो हो नहीं रही है ना, किसी स्थान की तो बात, प्रॉपर स्थान की बात नहीं हो रही है। फिर कोई, तो ये तो अनिश्चित है, ये निश्चित कहाँ हो जाएगा, कोई पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। फिर आप, आपसे भी नहीं पता चलता है ना, यह से पता चल जाएगा, है ना। जब आप यह कहते हो ना तो ये लगता है कि जैसे कोई आपके सामने ही खड़ा हो, तो यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। प्रश्न 64, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिशंकर परिसाई, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। ये है क्या ललित निबंधकार, तो देखिए निबंध है वो कई टाइप के होते हैं, उसी का एक टाइप होता है ललित निबंध का, यानी ये एक प्रकार है। तो उस प्रकार के निबंधों को सबसे ज़्यादा किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है। फिर प्रश्न 65, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी विभाग, ऑप्शन सी विभाग नहीं होगा यहाँ पे विभाव होगा। ठीक है, करेक्शन करना भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी आलम्बन, ऑप्शन डी अनुभाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संचारी भाव होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, संचारी भाव। फिर प्रश्न 66, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर है प्रश्न 67, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बंधो आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी अन्योक्त अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अन्योक्त अलंकार। ओके। प्रश्न 69, ये निशान जो भी है कौन सा निशान है, यानी इस निशान को क्या कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो निशान आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए उद्धरण, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इस निशान को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम कर सकता है। देखिए कैसे काम कर सकता है। विवरण कोई निशान होता ही नहीं है, है ना, विवरण का कोई निशान होता है जी नहीं, कोई निशान नहीं होता, ये तो ऑप्शन कट गया। लाघव का कैसे होता है, तो लाघव का ऐसे होता है निशान, तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उद्धरण का क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टर कामाज बोलते हैं, तो ये उद्धरण का हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी यानी विस्मयादि बोधक। ठीक है। फिर प्रश्न 70, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, यानी लक्ष्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, वे कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन ए गति और चाल, ऑप्शन बी नाम और बल, ऑप्शन सी उद्देश्य और निशाना, ऑप्शन डी सही और उद्देश्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उद्देश्य और निशाना।
क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उद्देश्य और निशाना लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है। फिर प्रश्न 71, प्रेम और सौंदर्य के कभी, कभी नहीं कभी होगा यहाँ पे, कभी कहे जाते हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी संजय जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। ठीक है। वहीं जो मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना। प्रश्न 73, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। माफी चाहता हूँ, ऑप्शन सी यानी विसर्ग संधि। यशोदा में कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि यशोदा में होगी। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, रूढ़ शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी चौपाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जो सरल शब्द है ये रूढ़ शब्द है, और ये तीनों रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसके लिए देख लेते हैं ये रूढ़ शब्द क्यों नहीं है। तो सबसे पहले समझना होगा कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम संधि विच्छेद करें तो उनका अलग अलग अर्थ ना निकले, है ना। मतलब ऐसे शब्द जिनका हम विच्छेद करें तो उनका अलग अलग अर्थ ना निकले। जैसे कि देखना राजपूत, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो राज और पुत्र होगा, तो इसका तो मतलब निकल आता है। राज का मतलब है यहाँ पे राजा से, और पुत्र का मतलब होता है, पुत्र तो सभी को पता ही है बेटा, तो यहाँ पे तो इसका मतलब निकल आ रहा है। विज्ञान, विज्ञान का भी मतलब निकल आ रहा है। बी और प्लस ज्ञान, तो इसका भी मतलब निकल आ रहा है। फिर ऑप्शन डी चौपाई, चौपाई को अलग करेंगे तो क्या होगा? चौ और प्लस पाई, तो इसका भी मतलब निकल रहा है। चौ का मतलब चार और पाई का मतलब पैर। एक ही बचा हुआ है सरल बचा हुआ है, इसे जब हम अलग अलग करेंगे सरल को तो अलग अलग करने पे इसका अर्थ नहीं निकलेगा, और वही जब हम इसे एक में कर देंगे यानी पूरे शब्द को देखेंगे तो पूरे शब्द में इसका अर्थ जो है वो निकल आता है सरल। इसका अर्थ निकल आता है क्या? सरल मतलब सीधा, है ना। सरल बहुत जटिल नहीं, यानी सरल सीधा। फिर प्रश्न 55, चपला का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी कंजूस, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी भगिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दामिनी। वही भगिनी है ये बहन का होता है। कंजूस तो आपको पता ही है कंजूस किसे कहते हैं। ज्वाला ये आग का होता है पर्यायवाची। ठीक है। प्रश्न 76, रिजु, प्रश्न 76 है, रिजु का विलोम है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी त्रिकोण, ऑप्शन डी सीधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वक्र। इसे एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे? तो देखना भाई, रिजु, रिजु का मतलब होता है, आपने रिजु कोण जरूर ही पढ़ा होगा, है ना। रिजु कोण, या फिर इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। रिजु कोण ये यानी सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? रिजु कोण कहते हैं। तो रिजु और सरल ये तो एक ही बात हो गई, तो ये विलोम कैसे हो जाएगा? ये तो भाई समानार्थी होगा। जब ये एक बात हो गई तो सीधा अभी पढ़ा है बिल्कुल, सरल और सीधा ये समानार्थी है। ये कटिया ये कटिया, त्रिकोण कैसे हो सकता है? जो वक्र है ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन यानी